हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर के फोर्थ क्लास में डिस्कस करेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। अर्थात अम्ल या क्षारक को अगर जल में मिला दिया जाए तो क्या होगा, वो कैसा व्यवहार करेंगे। इसके आंसर में पहले अम्ल के बारे में हम लोग लिखते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्ल को अगर जल में मिला दिया जाए तो वो वियोजित हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और टूट करके कौन सा आयन बनाते हैं? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो क्या ये हाइड्रोजन आयन जल में रहेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। ये हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ जुड़कर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और हाइड्रोजन आयन किस रूप में रहते हैं जल में? H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में। यहां समीकरण के रूप में अगर इसे लिखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हम लोग एग्जाम्पल में HCl, इसे अगर जल में मिलाया जाए तो ये टूट जाएगा, ये वियोजित हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। इससे बना हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ये हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ये क्यों नहीं रहता है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लें थोड़ा। यहाँ आप हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि इसकी परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? वो उतनी ही होती है जो इसकी परमाणु संख्या है, अर्थात 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जब तक ये परमाणु है, ये आयन में नहीं बदला है, तब तक जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये भी 1 होगा। और इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो आप जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होता है, यानी कि 1 - 1 0। मतलब हाइड्रोजन का अगर एक परमाणु लेते हैं तो उसमें एक प्रोटॉन होगा जो परमाणु के केंद्र में रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इस केंद्र के चारों ओर घूम रहा होगा। इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में घूम रहा होगा, इस पथ पर घूम रहा होगा। तो ये है हाइड्रोजन का एक परमाणु जिसके केंद्रक में एक प्रोटॉन होता है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन आयन बन जाए, H+ आयन बनने का मतलब है कि हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, वो किसी दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो अगर ऐसा होता है तो ये हाइड्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा, मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो H+ आयन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग किया, उसके बाद बदल गया H+ आयन में। तो H+ आयन कहने का मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है जिसका आकार बहुत ही छोटा होता है। और इस बहुत ही छोटे आकार पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट धन आवेश होता है, जिसके कारण यह बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, यह विपरीत आवेश जहां होगा उसके साथ जाकर के जुड़ जाता है। इस कारण ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में न रह करके दूसरे जल के एक अणु के साथ ये जुड़ जाता है और जुड़ करके बनाता है H3O+, अर्थात हाइड्रोनियम आयन। इन दोनों समीकरण को एक साथ अगर हम लोग मिला करके लिखें तो आप देख सकते हैं यहाँ दाईं तरफ हाइड्रोजन आयन है, यहाँ बाईं तरफ हाइड्रोजन आयन है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो बचेगा क्या? HCl + H2O, इससे बना क्या? तो H3O+ क्लोराइड आयन। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस स्टेट में, जलीय विलयन में ये टूटता है तो एक हाइड्रोजन आयन बनाया, वो हाइड्रोजन आयन एक जल के अणु के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाया और इसके वियोजन से एक क्लोराइड आयन भी मिला है।
तो HCl का वियोजन जो होगा जल में उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें इनकी अवस्थाओं को भी बताया गया है कि ये HCl जलीय विलयन में है, H2OL लिखा गया यानी द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन ये जलीय विलयन में है और क्लोराइड आयन जलीय विलयन में है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में लिखे उसी प्रकार अगर सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं H2SO4 तो ये भी जलीय विलयन में टूटेगा और इससे हाइड्रोजन आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। कितने हाइड्रोजन आयन यहां मिलेंगे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं जो हाइड्रोजन आयन के रूप में बाहर निकलेंगे और वो 2 हाइड्रोजन आयन 2 जल के अणु के साथ मिलकर 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे और एक सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक अम्ल के वियोजन से मिला है। तो यहां हम लोग ये जाने कि अम्ल अगर जलीय विलयन में हो तो वो वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, उससे हाइड्रोजन आयन बनता है और वो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह करके जल के अणु के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। दूसरा पॉइंट है क्षारक के बारे में कि क्षारक जलीय विलयन में वियोजित होकर OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। इसके एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर जल में डाला जाए जलीय विलयन में तो ये वियोजित हो जाएगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा यहाँ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर जल में मिलाते हैं और ये वियोजित होकर के पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। अर्थात क्षारक जलीय विलयन में कौन सा आयन प्रदान करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। यहां एक पॉइंट और नोट करेंगे हम लोग कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां कुछ उदाहरण हम लोग लिखते हैं कुछ क्षार को। जैसे आप क्षारक जानते हैं NaOH, ये क्षारक है। उदाहरण में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिखे थे KOH, ये भी क्षारक है। इसके अलावे भी आप कुछ नाम लिखे हैं पहले, जैसे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है। या कॉपर का हाइड्रोक्साइड अगर हम ले लें CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड। हम लोग सिर्फ 4 उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। इनमें से ये जो 2 पहले क्षारक लिखे गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुलनशील हैं। इन्हें जल में मिलाएंगे तो ये पूरी तरह घुल जाएंगे। जबकि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या कॉपर हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाते हैं तो ये नहीं घुलेंगे, मतलब ये जल में अघुलनशील हैं। और जो घुलनशील क्षारक होते हैं, ये क्षारक के 4 उदाहरण लिखे हैं हम लोग। जो घुलनशील क्षारक होते हैं इनको एक और नाम दिया गया है क्षार। इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं अल्कली। अल्कली मतलब वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। अघुलनशील क्षारकों को क्षार नहीं कहा जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग यहां लिख लें। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। को क्षार कहा जाता है। यहां हम लोग एक पॉइंट और ध्यान दे सकते हैं, वो क्या है कि ये जो क्षार हैं ये क्षारक भी हैं। हम लोग क्षारक के 4 उदाहरण लिखे थे यहां, इसमें से 2 घुलनशील है, उनको क्षार बोले। तो ये क्षार क्षारक हैं या नहीं? ये क्षार क्षारक हैं। क्षारक के उदाहरण में से ही इनको लिया गया है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां लिख सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु
क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? यहां देखिए 4 क्षारक लिखे थे, इनमें से सिर्फ 2 ही क्षार हैं। ये क्षार नहीं है क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है। तो हम लोग लिखे सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। क्षार नहीं हो सकते हैं। इसे मैं मिटा दूं। हम लोग साथ ही साथ यहाँ पर और भी एक टॉपिक डिस्कस कर लें, वो है तनुकरण यानी डाइल्यूशन। तनुकरण, ये तनुकरण क्या है? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डाइल्यूशन। ये समझने की बात सिर्फ यहाँ है, यहाँ पर जब हम लोग अम्ल या क्षार की बात कर रहे होते हैं तो 2 टर्म हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। एक होता है तनु और दूसरा होता है सांद्र। ये तनु और सांद्र का अर्थ क्या है, ये समझने के लिए हम लोग अपने जो डेली लाइफ है जो उससे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम जल है H2O, 2 बर्तन में ऐसे लिया गया है, दोनों में 1 kg जल लिया गया है। अब क्या करते हैं कि एक में हम 250 ग्राम चीनी मिला देते हैं और दूसरे में 2 चम्मच 3 चम्मच कुछ उस तरह से मान लीजिए कि 10 ग्राम चीनी मिलाते हैं, दोनों को घोल देते हैं। इसे थोड़ा गर्म भी कर दीजिए। आप समझ सकते हैं ये क्या बन जाएगा कि अगर जल में ज़्यादा मात्रा में चीनी मिला करके गर्म किया जाए तो ये बदल जाता है चाशनी में। चाशनी आप सब जानते होंगे, जलेबी खाए होंगे, जलेबी छानने के बाद चाशनी में डुबोया जाता है उसमें मिठास लाने के लिए। तो ये चाशनी क्या है? जिसमें चीनी बहुत अधिक मात्रा में है और ये देखने में कैसा महसूस होता है? हम लोग इसको बोलते हैं बहुत गाढ़ा है। जबकि दूसरा जो यहाँ पर जल और चीनी का घोल है, इसमें चीनी बहुत कम मात्रा में मिलाया गया है। तो ये भी जल और चीनी का ही घोल है, लेकिन ये उतना गाढ़ा नहीं है जितना गाढ़ा ये चाशनी बन गया है। इन्हीं दोनों को उदाहरण लेकर के हम लोग कह सकते हैं कि ये जिसमें कि चीनी बहुत अधिक मात्रा में है, जो ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है, उसको हम लोग सांद्र कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए शब्द लिखते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, या शॉर्ट में सिर्फ CONC, कंसंट्रेटेड के लिए। और जिसमें चीनी की मात्रा यहाँ कम है, यानी जो ज़्यादा गाढ़ा नहीं दिख रहा है, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर तनु। तनु या हो गया इंग्लिश में इसे हम कहते हैं डाइल्यूट। तो इसी आधार पर आप अम्ल और क्षार में भी आप विभेद कर सकते हैं कि अगर अम्ल हो जिसमें पानी की मात्रा कम हो, अम्ल में अगर पानी की मात्रा कम हो, जल की मात्रा कम हो, अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम हो, और एक दूसरा अम्ल जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, अम्ल प्लस जल। तो जिसमें जल कम है उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे और जिसमें जल अधिक है उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। ये डाइल्यूट एसिड हो गया और ये कंसंट्रेटेड एसिड हो गया, सांद्र अम्ल हो गया। अब बात आएगी यहाँ कि अगर आपके पास सांद्र अम्ल हो, सांद्र अम्ल हो, आपके पास जल भी है और आप चाहते हैं कि इससे एक तनु अम्ल हम बना लें, यानी सांद्र अम्ल से क्या बनाया जाना है? तनु अम्ल बनाया जाना है।
इस प्रक्रिया को कहते हैं तनुकरण। सांद्र अम्ल से तनु अम्ल बनाने की प्रक्रिया क्या होगी? तनुकरण। यहाँ ये क्षार के लिए भी हो सकता है, सांद्र क्षार से तनु क्षार बनाना, वो भी प्रक्रिया तनुकरण कहलाएगी। तो यहां आपके पास दो ऑप्शन हो सकता है। पहला है कि हम जल को अम्ल में मिलाएं, इससे भी ये तनु हो सकता है, और दूसरा है कि हम अम्ल को जल में मिलाएं, इससे भी ये तनु हो सकता है। दोनों में से कौन से प्रक्रिया अपनाएंगे? तो इसका आंसर होगा कि जब भी हम अम्ल का तनुकरण करेंगे तो जल को अम्ल में नहीं मिलाएंगे, बल्कि अम्ल को धीरे धीरे किसी दूसरे बर्तन से लेकर के धीरे धीरे जल में मिलाएंगे और तनु अम्ल बनाएंगे इस प्रक्रिया से। तो यहां पर जो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं तनुकरण के बाद, अगला है कि अम्ल के तनुकरण के लिए अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो तनुकरण की प्रक्रिया है, यानी कि जब अम्ल और जल आपस में मिलते हैं, तो यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, अर्थात इसमें बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। तो अगर हम जल को अम्ल में मिलाएंगे और यहाँ पर अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसका तापमान यहाँ काफ़ी बढ़ सकता है। तापमान बढ़ने से ये बॉयल कर सकता है। अगर बॉयल करेगा तो हो सकता है कि अम्ल की कुछ बूंदें हमारे शरीर पर गिर जाएं, जिससे हम जल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि सामान्यतः हम लोग कांच के बर्तन में ये सारे प्रयोग करते हैं, तो ये ताप बढ़ने की वजह से ये कांच का बर्तन क्या हो जाए, टूट जाए, और तब भी अम्ल गिर जाएगा। वो अगर हमारे शरीर पर लगता है तो वो हमें जला सकता है, हानि पहुंचा सकता है। इसलिए जल को कभी भी अम्ल में नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पर उसी कारण को यहाँ लिख दिया जाए, क्योंकि अम्ल की जल से अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इससे अम्ल बॉयल होकर के, उसको हिंदी में हम यहां लिखेंगे अम्ल आस्फलित होकर पात्र से, इस बर्तन से जिसमें यह अम्ल रखा गया है, पात्र से बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं। या अत्यधिक ताप से कांच का पात्र टूट सकता है। तो यहां पर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि अम्ल का अगर तनुकरण करना हो, तनु अम्ल बनाना हो, तो आप पहले बर्तन में जल ले लेंगे और इसमें अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाएंगे। किसी
स्टीरर से, चालक से इसको हिलाते रहेंगे और अम्ल धीरे धीरे इसमें मिलाते रहेंगे तो तनु अम्ल तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।